बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों की बड़ी बात हो रही है कि जो केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए। और आज मैं देख रहा था कि इमरान खान का केस भी उस पर वो उन्होंने एक रिट की है हाई कोर्ट में कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो तमाम आईजीज़, चारों आईजीज़ और इस्लामाबाद के जो आईजी हैं वो फ़ौजी अदालतों में ना भेजें। अब नाज़रीन, ये फ़ौजी अदालतें क्या होती हैं और किस तरह बनती हैं? और आप सब दोस्तों के मालूम है कि जो पेशावर में वाक़या हुआ था जिसमें बहुत से बच्चे शहीद हुए और उसके बाद ये सारे इकट्ठे हो गए, तमाम सियासी जमातें बैठी और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि प्रोसिक्यूटर और जज साहबान को थ्रेट्स होती हैं और वो फ़ैसला नहीं कर सकते इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो फ़ौजी अदालतें बनाई जाएँ और ये फ़ौजी अदालतें हैं फ़ैसला करती हैं। क्योंकि ना ही ये ओपन अदालतें होती हैं, ना ही इन्हें कोई देखता है, ना ही ये पता होता है कि कौन सा फ़ैसला कौन सा जो है मजिस्ट्रेट तो होते नहीं है, मेजर साहबान या कैप्टन साहबान जो मेजर इनका हेड होते हैं मेरे ख्याल में, और या कर्नल होते होंगे, तो इसके नीचे जो भी हैं वो बैठ के फ़ैसला करते हैं और उनके बाद उनको सज़ाएँ दे दी जाती हैं। उनकी अपीलें भी हैं जैसा कि बाकी अपीलें हैं फ़ौजी अदालत की, फिर आप उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर सदर पाकिस्तान के पास भी ये जाती हैं। इनकी तौसीक होती है बाकायदा उसी तरीके से, पहले आर्मी चीफ भी इसकी तौसीक करते हैं। नाजरीन, एक सान्या हुआ था वाक़या यज़मान जिसमें थाने को आग लगा दी गई। एक शख्स जिस असलम उर्फ डब्बा जिसके बारे में था कि उसे पुलिस ने हलाक कर दिया तशद्दुद करके, और हालांकि वो हलाक नहीं हुआ था, वो भाग गया था पुलिस कस्टडी से और वो चला गया अपने रिश्तेदारों के पास। और लेकिन जो मॉब था वो आया और उसने आके थाने को आग लगा दी। पुलिस वाले गिरफ़्तार हुए और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं भी उसमें शामिल था और मैंने को 42 दिन हवलात में और कसूरी चक्की में गुजारे। बहुत मुश्किल दिन थे जो गुजारे, उससे मैंने बहुत कुछ सबक भी हासिल किया। मैं आज बात करूंगा फ़ौजी अदालतों की कि फ़ौजी अदालतों ने किस तरह काम किया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि 14 दिन जब गुजर गए, हम रिमांड जिस्मानी पे थे और उसके बाद हमें जुडिशल भेज दिया गया। ये रिमांड जिस्मानी भी मजिस्ट्रेट साहब आए थाने पे और बैठ के 14 दिन का उन्होंने एक यकमुश्ती दे दिया, एक साथ दे के वो चले गए, क्योंकि हमें बाहर नहीं ले जाया जाता था और थाने कोतवाली भावलपुर में हम लोग बंद थे। पहले तो पूरा थाना बंद कर दिया गया, बाद में हम टोटल 6 लोग थे जिसमें मैं था, यूसुफ पलवान अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, अभी पिछले दिनों उसकी डेथ हुई, ये हेड कांस्टेबल था, मैं एएसआई था और एक इंस्पेक्टर थे हमारे जी ज़फ़रुल्लाह वड़ैच। ज़फ़रुल्लाह वड़ैच का ताल्लुक जो था नाज़रीन वो सरगोदा से था और बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन थोड़ा सा वहमी और शकी किस्म का वो इंस्पेक्टर थे जो हर बात में कीड़े निकालते थे। बदकिस्मती से वहाँ यज़मान में अराई और जट की क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई है और हमेशा हर बात में ये उलझते थे पहले, अब तो शायद कुछ बेहतर हो गए हों, लेकिन क्योंकि वड़ैच साहब जट थे और अराई लाबी नहीं चाहती थी कि जट साहब वहाँ रहें, तो ये पूरा एक स्टंट बनाया गया और उसमें ये है कि जी बंदा भागने के बाद थाने को आग लगाई, ये सब कुछ हो गया। अच्छा नाजरीन, फ़ौजी अदालतें जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि 14 दिन रिमांड जिस्मानी पूरा हो गया, हमें जुडिशल भेज दिया गया और ये था कि जी रिमांड 14 दिन पूरे होने पे हमारा चालान जो है वो कोर्ट में जमा होगा। नाजरीन, चालान जमा नहीं हुआ, मुलजिम भी ट्रेस नहीं हुआ। जो तफ्तीश है वो CIA कर रही थी जी, लाहौर से टीम आई हुई थी जिसमें DAG हलाकू खान थे, असगर खान और फलाकू खान, और उनके साथ नाज़रीन एक SSP थे कुरैशी साहब, और वो उनका ताल्लुक लाहौर से था और पूरी टीम थी जो इसकी तफ्तीश कर रही थी। और मुझे भी एक दफ़ा हथकड़ियाँ लगा के असगर खान साहब के सामने पेश भी किया गया और मैंने वहाँ कहा कि सर ये कत्ल मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मैंने मान जाना था, मैं कौन सा आदी मुलजिम था, आदी मुजरिम था, और अभी पुलिस में आए मुझे 2-3 साल हुए हैं सर, अभी तो मेरा ज़मीर ज़िंदा है। ये मैंने डायलॉग्स वहाँ किए थे। हमारे जो वकला थे उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी कि जी क्योंकि इनका चालान नहीं आया तो इन मुलजमान को छोड़ा जाए, इनके खिलाफ एविडेंस ही कोई नहीं है, बकौल उनके जी तशद्दुद किया गया, वो मर गया, लेकिन क्योंकि लाश ही नहीं मिली तो इनको छोड़ा जाए। तो मार्शल्ला का दौर था नाजरीन, 1984 की बात है, और फौरी तौर पे जो हमारी पुलिस है उनके जो DAG थे उस वक्त रऊफ़ साहब थे और जो SSP थे उस वक्त वो थे जी ख्वाजा खालिद फारूक साहब, उन्होंने अपने गले से उतारा और वो लिख के एक चिट्ठी, वो हमारा जो केस था वो आर्मी के हवाले कर दिया गया, फ़ौजी अदालतों में हमारा केस चला गया और जनाब फिर साथ ही मिलिट्री समरी एविडेंस शुरू हो गई।
और मुझे वो दिन भी याद है जब हथकड़ियाँ लगा के मुझे, इंस्पेक्टर ज़फ़रुल्लाह को और चौधरी यूसुफ और वो 3 कांस्टेबल्स जो थे उनको लेके हमें यजमान असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत में, या मजिस्ट्रेट की अदालत है, वहाँ हमें पेश किया गया। हम वहाँ गए और वहाँ मेजर साहब थे, मेजर सौलत नाम था मेरे ख़्याल में, और उनके साथ एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट भी थे। वहाँ अदालत लगी और वही मुल्ज़मान जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चोरी और डकैती में और उसके साथ साथ एक कत्ल हो गया था नकब ज़नी के दौरान, छत पे बंदा सोया हुआ था, तो ये लोग जब ये बेसिकली नकबजन थे, छत तोड़ के अंदर जाते थे और सामान उठाते थे, और वो छत पे सोया हुआ था, वो उठा तो उसके सर में हथौड़ी या सुआ मारा गया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी भी हम तफ्तीश कर रहे थे और ये मान गए थे अपनी सारी ये चीज़ें। तो वो अब उनके वो सारे केसेस ख़त्म हो गए, थाने को आग लग गई, FIR जल गई, हमारे कपड़े जल गए, सामान जल गया, और अब हम जनाब मुलजिम थे और वो हमारे सामने वही मुल्ज़मान जो थे वो बैठ के हमारे ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रहे थे। नाज़रीन, ये चलता रहा। पहले तो यजमान में 2-3 दिन हमें पेश किया गया, फिर पता नहीं क्यों तरस आ गया हम पे, और ये अदालत जो है ये फिर शिफ्ट हो गई भावलपुर में। जो ये बस अड्डा है उसके साथ एक CIA सेंटर अब भी है मेरे ख़्याल में, उस वक्त था भावलपुर का, उसके साथ कुछ आर्मी का एरिया था, वहाँ फिर ये अदालत लगना शुरू हो गई। सर्दियाँ थीं और हमें पेश किया जाता था, हम बैठे रहते थे और वो गवाहान भी शुरू हो गए। और लग यूँ रहा था नाज़रीन के अगले 10-12 दिन में इन्होंने हमें सज़ाए मौत दे देनी है और फटे पे चढ़ा देना है यजमान में 6 लोगों को। और फिर अल्लाह ने कोई मेहरबानी की कि जी इरशाद जज्जा साहब जो हैं एडवोकेट, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि उन पे डाउट ये था कि उनकी गाड़ी में लाश डिस्पोज ऑफ की गई है। जो वो सो कार्ड जो लाश मिली थी, जिसका गर्दन कटी हुई थी, बाजू कटा हुआ था और नहर से निकली थी, तो वो उसी बंदे की कहा जा रहा था कि असलम डब्बे की लाश है, और लाश वहीं पड़ी रही और थाने को पहले आग लगा दी गई। खैर ये कहानी मैंने अपने उसमें भी की है, एक अपने विलाग में, अगर आप देखना चाहें तो वो बुरे फंसे के नाम से एक विलाग मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये हुआ कि जी पूरा प्लान था जी कि चौक में फांसी देने का हम 6 लोगों को, लेकिन फिर इरशाद जज्जा साहब गिरफ़्तार हो गए उस लाश को डिस्पोज ऑफ करने के इल्ज़ाम में, क्योंकि वो जो भेजा गए थी उनके कवर्स उठा के सीट कवर्स पे, उस पर ह्यूमन ब्लड आ गया था। अब ह्यूमन ब्लड किसी सूरत में भी आ सकता है नाज़रीन, किसी बच्चे की उंगली कट गई, किसी बंदे की उंगली कट गई, कोई खातून बैठ गई जिसको कोई डेट्स आई हुई हैं, उसका ब्लड लग गया, तो उन्होंने कहा जी ह्यूमन ब्लड है, DNA वही तो होता नहीं था, ये सारे सिलसिले नहीं थे। तो ये तो अब आ गया ना जी, DNA चेक करा लें, फलां चेक करा लें, ब्लड मैच करा लें, तो वो उसी तरह जब ह्यूमन ब्लड आया तो फिर इरशाद जज्जा साहब भी गिरफ़्तार हो गए। इरशाद जज्जा साहब के गिरफ़्तार होने से ये हुआ कि फिर जज्जा बिरादरी, जिसमें मुमताज़ जज्जा साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो इन हो गए, बाकी लोग भी आ गए, और इन लोगों को पता था कि बंदा ज़िंदा है, इरशाद जज्जा साहब को भी पता था कि बंदा ज़िंदा है। तो फिर इन्होंने फिर एफ़र्ट्स की और सियालकोट से वो असलम डब्बा जो है वो पकड़ा गया। उसमें भी पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे अजीज़ थे, जिसमें मेरे बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान साहब और मेरे जो कज़न थे इकबाल बलोच, वो और मुमताज़ जज्जा और इनके सारे दोस्त ये गए, इन्होंने जाके बरामद कराया, उसको किया, बल्कि बरामद किया सियालकोट से। अगर ना पकड़ा जाता तो उसने वैसे ईरान भागने की तैयारी थी उसकी, और उसका जो भाई रेंजर्स में मुलाजिम था ये उसके पास था, और उसे वो ईरान भिजवा रहा था। तो नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि जब उस असलम डब्बे को लाया गया और आते ही उन्हें DMLA के पेश किया गया, जो डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे भावलपुर के, उन्हें पेश कर दिया गया, और उन्होंने फौरी तौर पे कहा भी ये तो बेगुनाह लोग हैं, छोड़ दें। लेकिन हमारी पुलिस का फिर यही वही अलमिया कि हमारे जो DIG रऊफ़ साहब थे उन दिनों, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी जाती है, बंदा मेरे सामने क्यों नहीं पेश किया गया, तो पहले आपने आर्मी वालों के क्यों पेश कर दिया। और भाई हमारी जान पे बनी हुई थी, जिसके भी पेश किया हमने अपनी जान छुड़ानी थी, क्योंकि यही पुलिस तो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। पुलिस को जब कहा गया कि जी चलें सियालकोट आप रेड करने चलें, तो उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, ये खुद ही कर लें। तो फिर हम क्यों पेश करते पुलिस वालों के जी। तो खैर नाज़रीन, उससे फिर जान छूट गई हमारी। अर्ज़ करने का मतलब है कि जो ये फ़ौजी अदालतें हैं, नो डाउट इन पे कोई असरअंदाज नहीं होता, तो लेकिन ये कानून को उस निगाह से नहीं दे सकते जो एक सीनियर जज या जो कानून जानने वाला वकील या जज जो है वो उसको परखता है, उसको देखता है कि क्या क्या इसमें लकुनाज हैं। होता यह है कि हक़ाइक़ को ये देख रहे होते हैं, ये उन गवाहान को देख रहे होते हैं,
और उन्हीं के बयानात पे आपने बंदे को लटका देना होता है। आप असल वाक़यात या हक़ाइक़ की तरफ नहीं जाते या उन कानूनी सकम में नहीं जाते जिसका मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि क्या FIR में डिले क्यों है, क्या हुआ है, हालात क्या थे, क्या उसको भागते देखा गया, क्या पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, ये सारी बातें वो नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि जी बस ठीक है जी, 4 लोगों ने गवाही दे दी, इनके ख़िलाफ़ तो अब इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो फ़ौजी अदालतों का ज़िक्र आया तो उसमें जहाँ उनके फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। तो इसलिए देखना ये चाहिए कि इंसाफ़ होना चाहिए, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे वो फ़ौजी अदालतें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। पहचाना नहीं।